नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी का रिकॉर्ड टूट चुका है, यानी कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने का रिकॉर्ड। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। तो सुबह से स्नान करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इतने बड़े आयोजन के साथ साथ अब महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। तो सेक्टर 7 में प्रयागराज के सेक्टर 7 में ये रोड शो का आयोजन होगा और 2500 ड्रोन से पूरा भव्य रोड शो ये किया जाना है, भव्य शो किया जाएगा। तो 2500 यानी 2500 ड्रोन से ये भव्य शो किया जाएगा, जिसमें अलग अलग कलाकृतियां, आकृतियां भगवान की, वो 2500 ड्रोन के जरिए उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं महाकुंभ में और लगभग 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी त्रिवेणी संगम में लगा ली है और ये गणना लगातार जारी है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या भारी है और हर दिन लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का आना जारी है। तो सेक्टर 7 में ये रोड शो होगा, माफ करिएगा, ये ड्रोन शो होगा और 2500 ड्रोन से ये पूरा कार्यक्रम किया जाना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाकुंभ में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे हैं। श्रद्धालु हर दिन, चाहे अमृत स्नान हो या ना हो, लेकिन एक आम दिन भी श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं आ रही और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सनातन बोर्ड को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और इसी को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में भी साधु संत खुलकर इस बारे में अपना पक्ष भी रख रहे हैं। और हमारे सहयोगी शोएब रिजवी जूना अखाड़े से जुड़े महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी से सनातन बोर्ड सहित कई अहम मुद्दों पर खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको, सुनिए। इस 2025 के महाकुंभ में सनातन धर्म की एक तरह से प्यार है, चारों तरफ श्रद्धालुओं का रेला है। अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा हो रही थी इस बार इस पूरे मेले में सनातन बोर्ड को लेकर के तमाम हिंदू संगठन हो या अखाड़े के लोग हों, इस पर चर्चा हो रही है। हम बात करेंगे डॉक्टर उमाकांत जी से, जो महामंडलेश्वर हैं, उनसे जानेंगे कि ये विषय पर जिस तरह से चर्चा हो रही मेला में आपकी क्या राय है। देखिए, पहली राय तो हमारी ये है कंप्लीट की सनातन बोर्ड होना चाहिए। अब इससे थोड़ी सी राय ये भी है कि देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन एक मुस्लिम राष्ट्र तो बन गया, लेकिन दूसरा खिचड़ी राष्ट्र बन गया। और उसके बाद में, बहुत बाद में, 70 के बहुत बाद में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। अब हम सब मानने लगे, नई पीढ़ी को पता है कि भारत सेकुलर राष्ट्र है, केवल पता है, लेकिन ये है नहीं। ये अल्पसंख्यक राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र तो दूर की बात है और सनातन बोर्ड तो बहुत दूर की बात है। ये अल्पसंख्यक राष्ट्र है, उनके लिए सारी सुविधा होगी। वो हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा होनी चाहिए। अगर ये सेकुलर राष्ट्र है तो नियम, कानून और सुविधा बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए बराबर होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, एक राष्ट्र, एक विधान, एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड क्या है? किसी के जमीन पे कब्जा कर लेंगे, आप कुछ भी कर लेंगे। 14 साल तो हुआ नहीं, और उस 7वीं शताब्दी के बाद तो यहाँ इस्लाम आना शुरू हुआ है, और उसके बाद आप दावा कर देंगे कि हमारा है। जो 2000 साल पहले पुराने मंदिर को भी दावा कर देंगे। तो इससे बड़ा चीटिंग और धोखा और क्या हो रहा है? जिसने भी बनाने दिया ये वक्फ बोर्ड, और अभी तक ये चला आ रहा है। एक दूसरा जो है, क्यों हम बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक राष्ट्र हिंदुओं के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, और दूसरा कोई राष्ट्र हिंदू के लिए नहीं, जहाँ चले जाएं बेचारे मतलब अनाथ की तरह इस अपने ही राष्ट्र में जी रहे हैं।
साउथ के सारे मंदिरों पे टैक्स लगते हैं और सरकार का नियंत्रण होता है और दान के पैसे मस्जिदों, मदरसों, चर्चों के लिए दिया जाता है, किसी मंदिर के लिए नहीं। बिहार सरकार में बीजेपी और जेडीयू की मिक्स गवर्नमेंट है, अभी बीच में चेंज हुई थी। अभी भी कानून बना हुआ है कि 6% टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर मंदिर घर में भी बनाते हैं। कोई आके चढ़ा दिया उस पर कुछ तो ये कौन सा कानून जजिया करते? महाराज जी, आपका कहना ये है कि बहुसंख्यकों के हितों को नहीं ध्यान रखा गया, अल्पसंख्यकों के ही बारे में सोचा गया, इसी वजह से क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए और वक्फ बोर्ड नहीं बनना चाहिए? देखिए, इसमें सारे बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, एकता समता होनी चाहिए, और अगर ये ऐसे ही चलता रहे तो बहुत सशक्त समर्थ सनातन बोर्ड की भी जरूरत है। इन कारणों से सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके कारण साधु संत और हिंदू सनातन समाज आवाज उठा रहा है, और ये उठाना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी ये कुंभ का अवसर बहुत बड़ा अवसर है, इस पे ये आवाज उठाई गई। योगी जी हैं उत्तर प्रदेश पे, देश में मोदी जी हैं, वो तो तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे इस बारे में भी रास्ता बन जाना चाहिए, सनातन बोर्ड बनने में बाधा कहाँ है? देखिए, योगी जी एक संत हैं और एक बड़े महंत भी हैं, लेकिन वो पूरे 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं। वो सनातन बोर्ड पे उनका निर्णय कुछ नहीं हो सकता है। वो राजनेता है, उनको कोई ना कोई निर्णय डिप्लोमेटिक तरीके से ही लेना पड़ेगा। और मोदी जी भी पूरे राष्ट्र के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। ये निर्णय सरकार को और कोर्ट को भी लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को जो ये नियम पहले से चले आ रहे हैं उस पर चिंतन करना चाहिए, बैठ के बेंच बनानी चाहिए कि ये नियम राष्ट्र के लिए कितने घातक है और कितने अच्छे हैं। जो हम बार बार पहले से शुरुआत हमने किया कि सेकुलर कंट्री में सबके लिए कानून एक हो जाए तो किसी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर उनके लिए बोर्ड है, उनके लिए अलग से आयोग है, तो फिर इनके लिए भी आयोग दीजिए और इनके लिए भी बोर्ड दीजिए। केवल मोदी जी की बात नहीं है, अगर पूरा हिंदू समाज और सनातन जागता है तो मोदी जी क्या, कोई कांग्रेस की सरकार आएगी वो भी मजबूर हो जाएगी सनातन बोर्ड बनाने के लिए। अच्छा, ये तो है। अब मंदिर और मस्जिद के जो विषय हैं, खासतौर से अब काशी और मथुरा का विषय भी उठाया जा रहा है, उस पर क्या राय है? देखिए, ये तो कोई नई बात नहीं है कि आक्रांता आए और उन्होंने आक्रमण किया, लूटा। आए थे लूटने के लिए, लेकिन यहाँ पे धर्म परिवर्तन शुरू किया, मंदिरों को तोड़ा, उस पर मस्जिद बना दिया। इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सारे मिल चुके हैं। मथुरा के भी पूरे, काशी के मिल गए, जिसमें वो ज्ञानवापी के अंदर सारा सब सर्वे हुआ है। तो इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। अगर कोई अपने हक के लिए कोर्ट में जाता है तो भारत स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है जाने का, और कोर्ट जो आदेश दे कि सर्वे करना चाहिए तो करना चाहिए। फिर इसमें किसी तरह का ना हिंदू का विवाद है ना मुस्लिम का विवाद है। आखिरी सवाल महाराज जी, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है सनातन धर्म के, यहाँ से संदेश पूरी दुनिया में जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में ऐसे कई बाबाओं के बारे में चर्चा हो रही है जो अचानक आ गए, या मोनालिसा, या इस तरह के विषय उठाए जा रहे हैं, मॉडल के विषय, क्या ये उचित है और आपकी क्या राय है? देखिए, ये इसमें किसी का आना बुरा नहीं है, किसी का नहान में भाग लेना भी बुरा नहीं, और साधु टाइप के भेष में मस्ती में आदमी जब धर्म क्षेत्र में जाता है तो चंदन तिलक लगा लेता है, गेरुआ भी थोड़ी देर के लिए पहन रहे हैं। पूरे मार्केट में उनमें सिवाय के शर्ट बिक रहे हैं, कुर्ते बिक रहे हैं, साड़ियाँ लोग पहन रहे हैं, कोई नहीं रोकने जा रहा है। वो आ गए, इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया भी इस बात को इतना हाईलाइट कर दिया कि वो और भी प्रचारित होके बन गए सेलिब्रिटी, जिसको आके बेचारे को चुपचाप चले जाना था। वो अभी भी एक राष्ट्रीय चैनल पे इसी पे डिबेट चल रहा था, थोड़ी देर के लिए हम बैठे, एक लाइन बोल के हट गए हम जानबूझ के, कि ये तो आप और इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, उसको और भी प्रचारित कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हैं डॉक्टर उमाकांत सरस्वती जी, महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़े के। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर इटावा पहुंचे होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति से महाकुंभ और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर इंडिया वॉइस के संवाददाता वंदना यादव ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। साथ इस समय मौजूद हैं होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि अभी पूरे देश में, विदेशों में महाकुंभ की चर्चा चल रही है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर जी।
देखिए, महाकुंभ में अभी कैबिनेट की बैठक हुई है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। हम लोग वहाँ 3 दिन के प्रवास से मैं कल ही शाम को लौटा हूँ। वहाँ जिस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब और एकता का संगम देखने को मिल रहा है, पूरे विश्व में इस तरह का बड़ा संगम देखने को मिल नहीं सकता। अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा मैं कहता हूँ संगम देखने को नहीं मिलेगा कभी। और 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है कि पहले हम 144 साल पहले हम भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। एक बहुत बड़ा संयोग है और जनता में जिस तरह का उत्साह देखने को मिला है वहाँ श्रद्धालुओं में, वो मैं कहता हूँ स्वागत के योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी हर 5 दिन में, हर हफ्ते में वहाँ जाकर समीक्षा कर रहे हैं। हमने भी वहाँ 2 बार समीक्षा, हमारे होमगार्ड के 14,000 जवान लगे हैं और नागरिक सुरक्षा विभाग से भी वॉलंटियर हमारे लगे हैं। 2 बार बैठक हमने भी ली है वहाँ। हम लोग सरकार में हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की हर तरह से व्यवस्था हम लोग देखें और करें, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो व्यवस्थाएं सारी हो रही हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसा भव्य, दिव्य, सुंदर, सुसज्जित और अलौकिक कुंभ में सभी लोग आएँ जाएं और वहाँ देखें, संतों के दर्शन करें, स्नान करें। और लेकिन मेरा एक सुझाव रहेगा कि जो महापर्व हैं स्नान के, उनको छोड़ करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, जैसा कि बीते दिनों 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कार्य किया और 7 सीटें जीती। एक मिल्कीपुर पे भी अभी उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मिल्कीपुर में भी हम लोग संगठन और सरकार मिलकर के हम लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हैं और पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारे सरकार के मंत्री भी लगे हैं, हम लोग मंत्री बाद में हैं, पहले हम संगठन के एक सिपाही हैं। हम लोगों का दायित्व बनता है कि हमारी पार्टी में चुनाव लड़ रही है, हम लोग मिलकर के वहाँ पूरी जीत सुनिश्चित करें और हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं। 2027 चुनाव भी नज़दीक है, तो उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? भाई, मिल्कीपुर के चुनाव के बाद और संगठन का चुनाव, हमारा पर्व चल रहा है। संगठन के चुनाव का प्रदेश अध्यक्ष जब घोषित होंगे, जब चुन जाएंगे, तो उसके बाद पूरी तैयारी 27 की में हम लोग लगेंगे। एक अहम मुद्दा आपके विभाग से निकल के आता है होमगार्ड भर्ती को लेकर, जिसकी चर्चाएं भी हैं, तो होमगार्ड भर्ती को लेकर क्या कहना है? हम लोग नियमावली तैयार करने में लगे हैं, जल्दी ही हम होमगार्ड की भर्ती भी करने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथ थे होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर बताया। वहीं पर होमगार्ड की जो नियमावली है उसके तहत किस तरीके से भर्ती की जाएगी उसको लेकर बताया। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने राजधानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति को लेकर भयंकर रोष व्यक्त किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि योगी सरकार हर साल दिसंबर से जनवरी में शराब अनुज्ञापनों का नवीनीकरण कर देती है, लेकिन साल 2025-26 के लिए अभी तक नवीनीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार उनके इस रवैये से 3 लाख से ज्यादा परिवार भुखमरी की कगार पर आ जाएंगे और लगभग 15,000 करोड़ रुपए का डंप माल फंस जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे प्रदेश के शराब विक्रेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश शराब क्षेत्र में आज अपनी एक वार्ता आयोजित किया, जिसमें कई समस्याओं को लेकर पत्रकारों को अवगत कराने से बातचीत करने के लिए हमें ऐसा मौजूद है। सर, क्या जो समस्याएं आपकी हैं जो आपने आज अवगत कराई? समस्याएं तो ये है कि दुकानें जो है नवीनीकरण जो है जनवरी में हो जाती है। अभी तक जो है विभाग द्वारा कोई जो है इसकी जानकारी नहीं मिली आगे ये क्या करें। लगभग जो है दुकानों का माल 2-2.5 महीने का माल बचा हुआ है, अभी 2 महीना हमारे आगे का स्थिति। इस स्थिति को देखते हुए हम लोग जो है नवीनीकरण का मांग कर रहे हैं। जो गुटखा व्यवसायी कोरोना काल में भी काफी नुकसान उठा के जो सरकार के साथ में रहा, मगर उसका भी कोई जो है सरकार बराबर हम लोग के पक्ष में नवीनीकरण करती रही है कि चलिए ठीक है आप लोग को व्यवसाय देते हैं। व्यवसाय सरकार के मानक द्वारा ही हम लोग कार्य करते हैं। सरकार जो हम लोगों को रूल बनाई हुई है, जो नियम बनाए, जो फॉलो किए, उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। मगर इस साल का जो 25-26 का जो है उसकी पॉलिसी जो है क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या करेंगे आगे भाई? ऐसे होता तो एक किस्त जो है लाइसेंस, बेसिक लाइसेंस फीस जो है एक किस्त उसकी जमा हो जाती है जनवरी में लास्ट में। अभी तक उसका कोई जो है व्यवहार नहीं हुआ। तो क्या करेंगे आगे, हम क्या करेंगे? इसलिए असमंजस की स्थिति में उत्तर प्रदेश का व्यवसायी जो है भूख रहा है, क्या करेंगे? कल अगर हम लोग को सरकार व्यवसाय छीन लेती है
तो हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि 3 लाख परिवार जो है शराब व्यवसाय से जुड़ा है, जो माननीय योगी जी, जो बीजेपी गवर्नमेंट की ही पॉलिसी फुटकर व्यापारियों के हित में ये बनाई गई कि फुटकर व्यवसायी इसमें जुड़ा रहेगा, काम करता रहेगा, फुटकर व्यापार करता रहेगा। उसको देखते हुए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हम लोगों को नवीनीकरण किया है, जिससे जो है 3 लाख परिवार जो है बना रहे, उसका जो है परिवार चलता है। लेकिन लाइटिंग तो होती है, लाइटिंग की माने जब बन जाती है उसको जो लोग दोबारा ई लाइटिंग करते हैं, तो लाइटिंग तो होती है, मगर जो है मतलब फुल लाइटिंग जो अगर उत्तर प्रदेश में करती है, जो व्यवसाय जुड़ा हुआ है 5-6 सालों से काम कर रहा है लगातार जो है, उसके पास उसको एक अपने परिवार होने का डर, उसको जो है कि व्यापार होने का डर उसके अंदर है कि हम लोग व्यापार चले जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, रोड पर आ जाए। वैसे भी आजकल व्यापार की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। और इसी वजह में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, आप लोग के माध्यम से आग्रह करते हैं कि शराब व्यवसायियों के, फुटकर व्यवसायियों को, पूरे उत्तर प्रदेश शराब व्यवसायियों को देखते हुए उनको दुकानें नवीनीकरण किया गया, जिससे कि जो है बेरोजगार लोग जो है रोड पर ना हो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार से जिससे हमारा रोजगार आगे बढ़े। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वाइज। तो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखते बैठक में हंगामा शुरू हुआ। हालात काबू में न आते देखकर 10 सांसदों को समिति की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया और बैठक को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। बीजेपी का एमपी तो सोच रहे हैं वो सब बहुत बड़ा हो गया, जो ही मर्जी वो बोल देते हैं हम लोग को। अभी जो चल रहा है अंदर में वो तो इमरजेंसी चल रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी प्रोसीडिंग। सेट इधर बैठा है लेकिन किसी का एजेंडा फिलअप करने के लिए कर रहा है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड। और दिल्ली इलेक्शन है इसलिए उनको जल्दी है, जल्दीबाजी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट किया कभी वो नहीं सुनता है। चेयरमैन किसी को बात सुनता नहीं है, इसे जमींदारी भी हो गया। और हम लोग को ऑपोजिशन को कोई इज्जत भी नहीं देते हैं। हम लोग को सोचते हैं हम लोग उनका डोमेस्टिक एम्प्लॉय है और वो लोग सोचता है सब डेप्यूटी होम मिनिस्टर है। विंटर सेशन में इसको जमा करना था, सभी लोगों ने जो है कहा कि नहीं इसको एक्सटेंड करना है। मैंने खुद ही सपोर्ट किया और इसके बाद जो है बजट सेशन के लिए आया। उन लोगों ने कहा कि मीरवाइज को बुलाना है, मीरवाइज को हमने बुलाया। तो सवाल यह है कि चेयरमैन जो है सबके साथ कोऑपरेटिव है। जगदम्बिका पाल जी ने जो है इसको बड़े अच्छे ढंग से चलाया है और उनके ऊपर जो है खामखा ये लोग टेंशन क्रिएट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनके साथ आपको पता है कि बोतल फेंकने की भी घटना हुई, उनकी जान बच गई। तो इस जेपीसी में पहली बार मैंने जो है सभी सांसदों की, अपोजिशन के सांसदों की जो है बदतमीजी को भी देखा है। उसके बावजूद भी पोजीशन पार्टी के सांसद और खासकर हमारे चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी जो है वो सबों को साथ लेकर चलते हैं और मुझे लगता है कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए और 27 को इसको पास करना चाहिए। देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने एक हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। तो ये 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजेंट किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के
मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया। इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी गए तो आज हमने बुलाया, आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को आज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट पे उनके क्या राय है। पहली बार हमने देखा कि ओवैसी साहब जो हाउस में, पार्लियामेंट में बिल में नहीं जाते हैं, वो भी बिल में आ गए। और जिस तरह से कल्याण बनर्जी ने हमको आज मतलब अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया, गालियां दी, जिस तरह के आरोप लगाए, मुझे लगता है सोच समझ करके मैं उनसे गुजारिश करता रहा, निवेदन करता रहा कि कम से कम जिनको हमने बुलाया उनको सुन लेने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज वो हंगामा पे आमादा थे। 2/3 जो है लोकसभा के मेंबर हैं, उसके ऑब्लिगेशन है 30 लाख की एवरेज आबादी पे एक एमपी चुने जाते हैं, उनके मसाइल हैं। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो चेयरमैन साहब मीटिंग बुलाते थे हर हफ्ते में 2-2 दिन के लिए, तो हम लोगों ने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर हफ्ता में 1 मीटिंग करें या 2 हफ्ते में 1 मरतबा 2 मीटिंग करें। और स्पीकर साहब ने उसको मुनासिब समझ के उन्होंने वादा किया कि अब ऐसा ही होगा। अभी 18 को पटना में, 20 को कलकत्ता में, 21 को लखनऊ, मतलब 2 दिन पहले मीटिंग थी। तो अगला कब होना चाहिए था? 15 दिन बाद होना चाहिए था। ऐसे भी समय स्पीकर साहब ने हमें दिया है, लास्ट जब ये बजट सेशन खत्म होगा, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में दे। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां आम आदमी पार्टी यानी यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। संजय सिंह ने लिखा कि योगी जी के घर से 1 किलोमीटर दूर गोमती नदी है, मैं योगी जी के साथ वहां चलने को तैयार हूं और योगी जो डुबकी लगाएं पूरा देश देखेगा। संजय सिंह ने इस पोस्ट के जरिए योगी आदित्यनाथ को गोमती नदी में स्नान करने की चुनौती दी है। तो अगली खबर मेरठ से है, जहां पूर्व प्रधान की हत्या के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी और घायल आरोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि 8 जनवरी को दिन दहाड़े पूर्व प्रधान सोहन वीरी की उनके घर में घुसकर चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार मामले के मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। तो अगली खबर कानपुर से है, जहां नवाबगंज थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि मैनावती मार्ग के पास जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बस पलट गई और हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। बस में बच्चों के साथ टीचर भी सवार थे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। हादसे में एक छात्र के हाथ में फ्रैक्चर हुआ, जबकि 2 शिक्षिकाओं समेत 11 को मामूली चोटें आई। अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी पुलिस में साल 2016 बैच के बाद का पीपीएस अफसरों का स्थायीकरण हुआ है। आप को ये बता दें कि डीजीपी मुख्यालय से आदेश जारी किया गया है। तो 2016 बैच के बाद का स्थायीकरण हुआ है, डीजीपी मुख्यालय से ये आदेश जारी हुआ है और इस नोटिस को भी हम आपको दिखा रहे हैं, पीपीएस अफसरों का स्थायीकरण। तो अगली खबर झांसी से है, जहां महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य महिला अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जन्मी 15 बच्चियों और उनकी माताओं को सम्मानित किया। साथ ही बच्चियों के लिए बेबी किट भी प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे के साथ बच्चा वार्ड में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने नवजात बच्चियों का जन्मदिवस मनाया और उन्होंने यहां बच्चियों की माताओं के साथ केक काटा और साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र, मिठाई और किट भी दी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर ललितपुर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि शौच के लिए गई किशोरी को अगवा कर
का गला दबाकर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने मदनपुर के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस द्वारा ललितपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो अगली खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया जिसमें लिखा कि धार्मिक स्थलों के उत्थान के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए अवसरों के सृजन के लिए द्वार खुले हैं। श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम और विंध्य कॉरिडोर का पुनर्विकास, कुशीनगर में बौद्ध सर्किट का विस्तार और महाकुंभ 2025 प्रयागराज का विश्व स्तरीय आयोजन प्रदेश को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक नई पहचान दे रहा है। ये नई तस्वीर समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार कर रही है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां झील पर किए गए अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की है, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि तहसील प्रशासन और पुलिस की साझा टीम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की और अवैध निर्माण किए गए दुकानों पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अवैध कब्जे और निर्माण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। अगली खबर उन्नाव से है, जहां जिला अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सदर विधायक पंकज गुप्ता ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल कर्मियों को लापरवाही के लिए फटकार लगाई और साथ ही जनता के हित में कार्य करने के निर्देश दिए। तो खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी आदित्यनाथ के यमुना नदी पर दिए गए बयान की प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने लिखा, मथुरा से गुजरती यमुना जी का पानी पीकर दिखा दें। उन्होंने सीएम योगी को चुनौती दी कि वो दूसरे को चुनौती देने के बजाय अपने प्रदेश में यमुना नदी की स्थिति को देखें। दरअसल कल सीएम योगी ने दिल्ली में एक जनसभा के दौरान कहा था कि यमुना नदी में भारी गंदगी है और ये सवाल उठाया था कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यमुना में नहा सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस। नमस्कार।